नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम अशोक है। हाँ अल्कोहलिक अशोक भाई। हाय 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 अशोक हाय। भाई। नमस्ते नमस्ते। अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से और ईश्वर की कृपा से आज शराब नहीं पिया और नहीं पीने की वजह से एक सुखी समाधानी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस में ऑलमोस्ट जितने भी शेरर होते हैं तो इंट्रोडक्शन के बाद में ये लाइन बहुत बढ़िया बोलते हैं कि नहीं पीने की वजह से सुखी समाधानी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शराब के बगैर कभी जीवन हो सकता है, ये खाली कल्पना ही नहीं थी यार। कि जीवन में से शराब अगर निकल गई तो कैसा होगा यार। लेकिन मैं जो अपने आप को विशेष समझता था ना यार, मैं वो विशेष नहीं था, विशिष्ट था। ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में सारी वो अपनी प्रति जानकारी मुझे मिल गई। और आज का दिन बहुत बढ़िया है यार। बढ़िया मतलब इसलिए दुखद भी है। और कि दुखद इसलिए है, दुखद इसलिए बोलूंगा मैं कि क्योंकि हमारे जो दिल सर थे, जो को फाउंडर थे इस ग्रुप के, तो उनका देहांत हुआ आज। तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि है। और देखो यार, उस बंदे ने उम्र के 35-36 साल तक की शराब नहीं पिया। और उसका उसको उसने अचीव क्या किया कि शराब की दूरी के साथ साथ में उन मेरे जैसे आप जैसे लोगों को मदद हुई, जिसकी वजह से आज हम शराब जैसी जटिल समस्या का निजात पाते हुए एक अच्छा जीवन जी रहे। तो कभी लगा ही नहीं कि जीवन में अस्त व्यस्तता होती है। शराब की वजह से अस्त व्यस्तता होगी ऐसा सोच के यार कोई शराबी शराब नहीं पीता है। मैंने भी नहीं पिया। कोई भी व्यक्ति एक हम अल्कोहलिक एनोनिमस में आते हैं तो सुनते हैं कि वो एक चक्रव्यूह के समान है। मेरे को ऐसा लगता है कि उस चक्रव्यूह में अज्ञानवश हम लोग फंस जाते हैं। शराब तो मरने के लिए नहीं पिया था, या शराब की वजह से नुकसान हो जाए इसके लिए भी नहीं पिया था। शराब एक मजे की खातिर पिया और आखिरी के टाइम में यार मजा रहा नहीं। तो वो जो चक्रव्यूह था शराब का, जिस चीज को मेरे को जानकारी नहीं रहती है और मैं परिणाम की अपेक्षा नहीं करता हूँ कि यार मेरे जीवन में ऐसा परिणाम भी हो सकता है मेरे शराबखोरी का, वो अपडेट नहीं हुआ। देखो अभिमन्यु अपडेट नहीं हुआ और उस चक्रव्यूह में घुस गया जहाँ से उसको निकलना नहीं आता था। वो घुसना है जानता था, लेकिन वो निकलना जाना नहीं, तो उसकी बड़ी निर्मम हत्या की गई। तो ये शराब का भी चक्रव्यूह वैसा ही है यार। मैं एक बार इसमें घुस जाता हूँ ना, तो स्वयं अपने बलबूते पे इससे निकल जाऊं ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब इच्छा शक्ति इस्तेमाल कर लो तुम, अपना आत्मविश्वास इस्तेमाल कर लो तुम, लेकिन शराब से दूर होना बड़ा कठिन हो जाता। और ऐसी मेरी शराब की शुरुआत हुई। अब शुरुआत अगर करना चाहते हैं अस्त व्यस्तता की, तो अस्त व्यस्तता, सबसे बड़ी अस्त व्यस्तता मैं ये समझता हूँ कि यार परिवार की अस्त व्यस्तता है ना। कि इतना सारे जटिल अनुभव मेरे परिवार ने मुझे दिए कि जिसकी वजह से मैंने कभी जीवन में शराब भी नहीं पीना चाहिए था। मैंने 1980 के दशक में मेरा पैदा होने का था। और उस पैदा होने के पहले थोड़े दिन पहले ही ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से मेरी आई की जान जा रही थी। मेरे पिताजी बहुत शराब पिया करते थे, ऐसा आई मेरे को अपने अनुभव में बताती है। ये सब बातें बताई गई है। आप समझोगे 1980 में क्या एडवांस होगा यार, कुछ भी नहीं होगा है ना। तो मेरे आई की एक शराबी के साथ में शादी हुई और उसकी 3 बेटियां हुई, एक बेटा हुआ और उसके पेट में बच्चा है। और मेरे पिताजी को शराबी का शौक है, वो भी इस बीमारी से ग्रसित है। वो क्या करते हैं कि जितनी सारी उनके पास प्रॉपर्टी है, धन संपदा है, वो शराबखोरी में उड़ाते रहते हैं। हर साल 2-4 एकड़ खेत बेचने का, गंजी पत्ता खेलने का, दारू पीने का, गांजा पीने का, अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग के अपना सर्वस्व जीवन अपने ऊपर ही केंद्रित करते करके वो शराब में खो जाते थे। तो जब आई उनको कोई भी एक घर का कैप्टन अगर वो परिवार की को संभालता नहीं ना यार, उसका परिवार पूरा बिखर जाता।
और समाज भी तालियां बजाता है, और वो समाज भी आपको लूटने की कोशिश करता है। मेरा ही बड़ा अच्छा बोलती थी मेरे को, आज भी मेरे को याद है कि शराब में पीता था कि बाहरी दुनिया की रूहानी ताकतें तेरा अशुभ सब कुछ छीन लेगी, तेरा पैसा छीन लेगी, तेरे रिश्तेदार छीन लेगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तू। बाहरी दुनिया के लोग तेरा सब कुछ छीन लेगी अगर तू समझदार नहीं हुआ। अगर समझदार नहीं हुआ तो यहाँ तक कि वो बोलती थी कि तुझे ढूंढना और चड्डी सुद्धा ये लोग ढूंढ जाती। लेकिन मैं यार उस बातों को समझा नहीं, क्योंकि उसके अनुभव थे यार। शराबखोरी की वजह से जितना सारा नुकसान उसका, मतलब वो जो नुकसान नहीं बोलूंगा मैं, वो बोलूंगा कि उसके जीवन में भूचाल आया था। और वो मेरी जो आई है ना, वो संघर्ष का बेमिसाल उदाहरण है। संघर्ष का बेमिसाल उदाहरण है। तो उसके जीवन में अगर कोई संघर्ष मूर्ति मेरे आंखों के सामने रखो, तो वो संघर्ष मूर्ति मेरी आई मेरे आंखों के सामने आ जाती है। मेरे को दूसरा कोई व्यक्ति मोटिवेट करेगा, इससे पहले ही मेरे घर में मेरे आंखों के सामने मेरी माँ है। और ऐसे एक दिन उनकी शादीशुदा लाइफ में वो झेल रही थी मेरी आई, कि कब तक भी उसको लगेगा कि यार मेरा पति सुधर जाएगा और मैं यहीं पे अपने परिवार के साथ में रहूंगी। वो उसकी एक झूठी आशा थी। और वो खांडेकर बड़ा बढ़िया लिखता है कि आशा ही वेड़ी असते आणि प्रेम ही आंधळ असते। बात एकदम करेक्ट है उसकी। एक दिन उसको 1980 में तो बेदम बेरहमी के साथ में मेरे पिताजी ने शराब के नशे में मारा और उसको बाहर निकाल के ऐसा रोड पे फेंक दिया। उसको वो रॉड लगा था सर पे। मेरे तीनों बहनें और मेरा बड़ा भाई रो रहे थे रास्ते पे, और एकदम मूर्छित बेसुध अवस्था में मेरी आई पड़ी थी। तो एक शराबी का बड़ा दहशत भरा माहौल होता है। मदद हर मोहल्ले का आदमी, हर वो समाज का आदमी कि यार वो खून से लहूलुहान पड़ी है मेरी माँ, और उसको हॉस्पिटल या दवाखाने की ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसको डॉक्टर मिलना चाहिए, नहीं तो उसकी जान जा सकती है। लेकिन उसकी वो दहशत मेरे पिताजी की कि कोई मदद के लिए मेरी आई अपने अनुभव में बताती कि वो 2 घंटे वैसी विहम्र खून से लबालब परिस्थिति में रोड पे पड़ी रही। अब आप ये सोचो कि यार क्या बीती होंगी उस माऊली के ऊपर में, कि जिसका कोई दोष नहीं, जिसका कोई लेना देना नहीं, वो अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए, अपने बच्चों को खुशहाल जीवन देने के लिए यार वो संघर्ष करती रही। और एक शराबखोर व्यक्ति उसको बेताशा बेदाग, मतलब उसका बेगुनाह होते हुए भी उसको वो गुनाहों की सजा मिल रही थी जब कभी उसने किया ही नहीं यार। और एक व्यक्ति मदद के लिए भागा, रात के 2:30 बजे मेरे आई को वहां पे वो रेंगी में डाले, क्योंकि व्हीकल तो थे नहीं ना। आज से 40 साल पहले पुरानी बात कर रहा। और ये सब बातें बताई गई है मुझे। और फिर वो आई को रेंगी में डाले, और उसके जो पेतरुक गांव है, मतलब मेरे नाना के गांव लेके गए, और उसको फिर आनंद फानंद में हॉस्पिटल में लेके गए। ऐसा आई शेयर करती है। उसकी जान बची, और उसकी जान बची इसलिए मेरी जान बची। आई अपने अनुभव में बताती है कि उस समय में तू मेरे पेट में 6 महीने का था। उस समय में अगर थोड़ा भी अगर और 1-2 घंटे डिले अगर हो जाता था, तो मेरी आई शायद इस दुनिया में नहीं रहती। और जब आई नहीं रहती तो मैं ही नहीं रहता। और 13 साल मेरे आई का संघर्ष शुरू हो गया। मेरे पिताजी इधर अपने गांव में मस्त खेती वेती बाड़ी वगैरह, यहाँ तक कि उनकी शराबखोरी की वजह से उन्होंने सब वो जो नौकर चाकर थे हमारे घर में, गाय मशी होते हैं, वो सब बेच-बाच कर डाले उन्होंने, पूरा खंडर। और जब एखादा तूफान तुम्हारे जीवन में आ जाता है, और वो तूफान जाने के बाद में जो अस्त व्यस्तता दिखती, जो बिखरी हुई चीजें दिखती है, वो सब वो सेम माहौल हो गया था। बाढ़ का पूरा सत्यानाश हो गया था, कुछ नहीं बचा था। और आई इधर हम लोगों को पढ़ाने की लिखाने के लिए संघर्ष करती थी। वहां पे हम लोग जब मामा के यहाँ पे गए, तो ऑलरेडी उनके 2-3 बच्चे हुए थे उस समय में, और उनका बाड़ा बड़ा था, लेकिन वो मामी का दिल बहुत छोटा था। वो हमको एडजस्ट नहीं कर पाई। आए दिन हमारे को देख के वो झगड़े करती थी। तो मेरे नाना ने, और जहाँ पे बैल बांधते थे उनके,
तो वहाँ पे हमको स्थायी निवारा करके रख दिया। बरसात के दिन रहते थे तो वो कवेलू में से पानी गिरता था। मेरे को मेरी आई सबसे छोटा होने की वजह से वो पानी में खेलने के लिए जाता था ना मैं, तो वो ऐसे अपना सेव का पदर लेती थी। मैं जब चलना सीखा तो मेरी माँ उल्टी चली, मेरे को सीधा चलाना सिखा दिया उसने। हर वो संघर्षमय परिस्थिति में मेरे साथ में खड़ी रही। उसको ये लगता था कि मेरे तीनों लड़कों की शादी कौन करेगा। अब ये आप ये सोचो यार कि जिसकी कोई गलती नहीं है, ऐसी डिजायर्ड अवस्था में, एकदम तबाह डिस्ट्रॉय और अवस्था में उसको घर से बाहर उसका पति निकाल देता है। वो बीवी ये सोच सोच के परेशान नहीं होती होंगी कि मेरे 3 जवान लड़कियों की अब मैं ब्याह कैसे करूं, कौन इससे शादी करेगा। और वो संघर्ष मूर्ति लड़ती रही। वो सवेरे 5 बजे उठती थी वहां पे भी निमतलाई कोथुरना में, मेरे मामा के गांव में, कि वो 25-25 के ऐसे बीड़ी के बंडल बनाती थी। जंगल में जाती थी, वो पान तोड़ के लाती थी, जिसकी वो बीड़ी के बंडल बनाते थे हम लोग इकट्ठा करके, और वो 2-4-5 रुपए में बेचते थे। और फिर दोपहर को वो कुएं को काम को जाती थी रास्ता खींचने के लिए। जिसका बचपन तिच्या वेणी घालण्याकरता बोलकर नहीं राहायचा। अब उसकी जवानी देखो, तो ऐसी मतलब जटिल समस्या, इतना संघर्षमय जीवन। किसी के जीवन में अगर मेरे आई की स्टोरी अगर शेयर करे ना, तो आंख में से आग भर आती है। बोलते ना, माय माऊली विषयी काय बोलू मी आता, शब्द अपुरे पडतात यार। तो 13 साल के बाद में इधर पिताजी का वही, और 13 साल के बाद में यहाँ लौटे। अस्त व्यस्तता क्या होती है शराबखोरी की, ये पहले ही मेरे आई ने मेरे शराब की शुरू होने के पहले ही बता दी। पर अपन मानते कहाँ है यार। किसी अच्छे लोगों की बात मैं मान लूं, इतना अच्छा थोड़ी ना हूँ। अच्छे लोग मेरे साथ में इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि वो अच्छे होते हैं यार। वो मूक बधिर इसलिए बने रहते हैं कि पागल लोगों के साथ में क्या मूर्ख तरीके से बात करना है यार। और हम 13 साल के बाद में वहां से मामा के यहाँ से इधर आए। 5-6 एकड़ खेत बचा के रखा था मेरे मामा ने। मेरे मामा ने ही, मेरे मामा लोगों ने, मेरे नाना ने मेरे तीनों बहन की शादी की। हमारा शिक्षण वगैरह वहीं पे हुआ। और फिर मैं यहाँ पे टाकली भंसाली में पेतरुक गाँव में आ गया, और पिताजी का वही चल था। और वो जब पहली बार बाड़ा देखा ना यार, तो वो अस्त व्यस्तता क्या होती है किसी परिवार की, कि निव्वळ वो साला चटाक भर लिक्विड के चक्कर में पूरा घर का सत्यानाश। तो बोलते ना, शराब के सामने हम हतबल है और इसने हमारे जीवन को सर्वनाश कर दिया है। उस सर्वनाश का लाइव टेलीकास्ट उमर अपने घर में देखा। मेरा खुद का घर जो किसी खंडर से कम नहीं था, और वो खंडर को जब देखा, इधर से चूहे भाग रहे थे, उधर से चूहे भाग रहे थे, और एक छोटी सी खटिया पे मेरा मरकट बाप, मैंने एकदम मच्छर टाइप हो गया था, हड्डियों का ढांचा, वो पड़ा हुआ था गांजा फूकते हुए। हमने वो जिंदगी की नई शुरुआत की। वहां पे भी उन्होंने गाली गलौज किया, पर अब उनकी चलने वाली नहीं थी। किसी भी व्यक्ति की तब तक की चलती है जब तक कि उसके शरीर में खून है। एक बार क्या उसके जवानी का ढांचा नीचे नीचे आ जाता है, तो फिर उसको गधा भी लात मार के चला जाता है। तो उसी समय उनकी परिस्थिति वैसी हो चुकी थी। आई ने फिर से संघर्ष चालू किया। जो हम ठेके से खेत देते थे वो अपने अंडर में लिया, और धीरे धीरे करके वो जीवन की गाथा फिर से। लेकिन संघर्ष मेरे आई के साथ में बना रहा। मीराबाई प्लस संघर्ष, ये उसके जीवन में जुड़ा रहा। लेकिन वो लड़ती रही और हर बार वही जीतती रही। ये इम्पोर्टेंट है कि वो लड़ी। अब यहाँ पे आए, और यहाँ पे भी जिंदगी की नई शुरुआत कर दी आई ने। और धीरे धीरे करके सभी वो परिस्थिति सुधरी रहती। मेरे तीनों बहनों की शादी हो गई, वो अपने अपने घर में गई। मेरा भाई आईटीआई किया, थोड़ा बहुत काम करता था। आई ने वो खेती उठाई, और यहाँ से सवेरे 7 बजे ट्रेन चलती थी, तो उसके लिए आई कहीं 4 बजे उठती थी, खाना वाना बनाया करती थी। और खाना वाना बनाने के बाद में वो टमाटर की और बेर की दागे हम रेलवे स्टेशन पे छोड़ के जाते थे, और वो जागना बुधवारी में जाके वो बेच के आते थे रात के 8 बजे।
रात के 8 बजे और आके वो खाना बनाया करती थी हमारे लिए। तो ऐसा ही जीवन चलते रहा। और शराब दूर तक की क्या होती है, शराब पीना चाहिए, बियर बार असा असतो, दारूच्या दुकानी अशा असतात, ये कभी मालूमच नहीं। और शराब की वजह से इतने सारे मेरे जीवन पे असर पड़ा हुआ था कि शराब सबसे बुरी चीज होती है। ये अच्छे विचार थे यार मेरे वाले। ये शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, पान खाने वाला, खर्रा खाने वाला सबसे नालायक इंसान समझता था मैं, कि इन लोगों के दूर दूर रहना। और ये जो अच्छे विचार थे ना, ये खाली मतलब जब तक की युवा अवस्था नहीं आई तब तक के, जब तक की गरीबी थी, मैं ये बोलूं कि जब तक की गरीबी थी तब तक की, क्योंकि सिच्युएशन ऐसी थी कि हँडीकडे पाहून जेवावं लागे आमच्याकडे। तो उस समय की परिस्थिति बड़ी जटिल थी। आई बोलती थी काम छोटा रहे या बड़ा रहे अशोक, काम काम होता है, काम करना चाहिए। वो मैट्रिक की एग्जाम देने के बाद में छोटे मोटे काम करने लगा। नाली उपसता था, ब्रेड टोस्ट बेचने जाता था 5 बजे सवेरे उठ के। और अपना एजुकेशन मैंने ऐसा पूरा किया। और जो आदमी स्ट्रगल करके प्राप्त करता ना, उस चीजों को उसको एहसास होता है। मुझे भी वो एहसास था कि मेरे आई को मैं यार खुश करूंगा, मेरे परिवार को मैं संभालूंगा। और कुछ चीजें मैंने, बहुत सी चीजें मैंने संभाली। जब तक कि मेरे जीवन में शराब नहीं आई तब तक कि मैंने वो संभाली। और बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। गधा कितना भी अपने आप को समझदार समझ ले, लेकिन गधा अपने बेवकूफ हरकतों की वजह से बता ही देता है कि साला मैं गधा हूँ। आईटीआई किया मैंने, आईटीआई के बाद में मेरे को जॉब लगा। और जे व्हायचं नव्हतं ते झालं यार। एक मित्र के साथ में डेली नागपुर अप डाउन रहता था, मेरा वाला ड्यूटी रहती थी मेरी वाली लोक सत्ता में। तो उस व्यक्ति के साथ में वो पीता था, मैं नहीं पीता था। उस व्यक्ति ने बोला यार बियर पीछे भी, बहुत बार मना किया, लेकिन उसका बार बार दिया हुआ निमंत्रण मेरे को एक बार बियर पिला दिया। और अल्कोहलिक अनोनिमस बोलते हैं कि अनुवांशिक गुण तुम्हारे अंदर में होते हैं, वो खाली तुमको निमित्त मात्र है कि आप अपने शरीर में गुण डालो, फिर वो प्रक्रिया तुम्हारे मन मस्तिष्क में और शरीर में काम कर जाती है। सेम मेरे साथ में वैसा ही हुआ। और मैं शराब पिया। और ऐसा नहीं है कि यार पहले दिन बियर पिया और फिर मैंने चालू कर दिया, ऐसा नहीं है। धीरे 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 वो बीमारी मेरे साथ में काम करना चालू कर दिया। उस बीमारी के साथ में मैं चलते रहा। मैं 13 साल शराब पिया, लेकिन साथ साथ मेरी वाली थोड़ी बहुत प्रगति भी चलती रही। मैं जब तक कि कंट्रोलिंग में शराब पिया तब तक के मुझे नहीं लगता था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ 5-6 साल। लेकिन ये बीमारी दर बदर, शराब खोरी की बीमारी बढ़ती रही। और इसी कुत्तों के साथ में मैं दिन ब दिन बढ़ते रहा, बड़ा होती रहा। कुछ अच्छे काम भी किया, छोटे मोटे काम करके अपने घर को चलाने लगा। लेकिन जैसे जैसे यार मेरी वाली शराब बढ़ी ना, तो फिर नियंत्रण यानी मेरे वाले जीवन का शराब ने ले लिया। और जिस दिन कोई दूसरा व्यक्ति मेरे शरीर पर, मेरे मन पर अपना नियंत्रण कर लेता है, तब समझ जाना कि अब तूने अपनी कब्र खोदने का काम शुरू कर दिया है। और मेरा भी वैसे किया। 7-8 साल के बाद में, शराबखोरी के बाद में मेरा शादी हुआ। घर के लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार इसका शादी हो जाएगा तो ये सुधर जाएगा, अच्छा बन जाएगा। लेकिन जब मैं शादी के लिए निकला ना, तो मेरे को लगता था कि मैं बहुत बड़ा इज्जतदार हूँ, मेरे पास में 5-6 एकड़ खेत है, किराना दुकान है, अच्छा मेरा घर है। तो अपने को तो साला वेल एजुकेटेड है, अपने को तो कोई भी दे देगा लड़की। तो उसमें भी साला अस्त व्यस्तता दिखी। यानी देखना है ना, तो ये अस्त व्यस्तता की तो जरा उसकी छानबीन अच्छे से होना चाहिए, कहीं छूट ना जाए अस्त व्यस्तता। क्योंकि एखादी वो अनमेजिबिलिटी अगर तूने ढूंढा नहीं, तो वो तेरी आज सोबर लाइफ में तू शराब पीने के लिए वो कारण बन सकता है। कारण छोटा रहे या बड़ा रहे, कारण बनता जरूर जरूर है साला परिस्थिति बिगाड़ने के लिए। वो मैंने देखा कि मैं जिस भी लड़की के लिए देखने जाता था, बड़ा चार चार लोगों को लेके जाता था, और वापसी में साला दूसरे दिन उनको मैसेज आता था कि नहीं, आपका और हमारा नहीं जमता है। तो मैं बड़ा साला बौखला जाता था। मैंने अपने आप की तरफ देखा ही नहीं यार कभी यार, कि तेरे शराबखोरी की वजह से, तेरी ये सब हरकतों की वजह से, तेरे अस्ता व्यस्तताओं की वजह से तेरे अच्छे काम नहीं हो रहे, बिगड़ रहे।
तेरा खुद को अच्छा मानने से थोड़ी ना होएगा। तू अच्छा है कि नहीं, ये पूरा समाज बोल रहा है। वो तो ढोल पीट रहे हैं गांव के लोग कि जिस लड़की को तू देख के जा रहा है शाम को, गांव का व्यक्ति उस लड़की के पिता को बोल रहा है, अरे कुठं त्या दारू कशाला पोरगी देता कुठे, तुम्हाला त्याच्या रोल कॉल पाहता है म्हणे, तो रात के 12 बजे आओ बोले, उसका कुबेर राजधानी कल्याण खजाना चालू रहता बोले 4 गुप्तों के साथ में, और बैठे रहते बोलते साले बोले गिट्टी के ढीक पे बोले। और इन लोगों का बड़ा गुस्सा आता था। आज ही समझ में आता है यार कि साला कोई 9 महीने 9 दिन पेट पे रखने वाली माँ लेकिन मेरे सारखे बेवड़े को लड़की देंगी क्या, वो तो कुएं में ढकेल देंगी। और मेरे को साले ये जो लोग बताते थे उनका बड़ा गुस्सा आता था। आज वो सही है, आज वो अपने तरफ दृष्टिकोण देखने का जरा चेंज हो गया है, नजरिया चेंज हो गया है, तो आज वो सही लगते हैं। लेकिन उस समय में क्या था, निगेटिविटी थी, अपनी बुराई को देखने का चश्मा ही नहीं था मेरे पास। और फिर मेरी आनंद फानंद में एक लड़की के साथ में शादी हुई। अब वो शादी भी मैंने फास्ट कर दिया, तो लड़की भी जल्दी हो गया। अब 1 डेढ़ साल के बाद में मैं बाप बन गया। अब बाप बनने के बाद में यार मेरी जिम्मेदारी हो सकती है कि आप पिताजी बने हो, तो पूरे गांव को मैं बता रहा था शराब पी के कि अपन साला बाप बन गया है, देखो कितनी बड़ी खुशी की बात है। और बाप के कर्तव्य मैंने निभाया क्या यार। तभी मैंने अपने वो हॉस्पिटल में जाके मेरे दिल के ऊपर सर के ऊपर हाथ फिरा के बोला उसको सांत्वना और ममता की भावना से कि सोनू कैसी है तू? मदद चाहिए। बस जाके गया, वो भी साला दारू पीते हुए गया और दारू पीते आया। क्या अस्त व्यस्त था थी यार। उस समय में मेरी बीवी को मेरी बहुत नितांत जरूरत थी। मैंने वो मेरा ससुराल में उसका डिलीवरी हुआ, उस समय में नितांत आवश्यकता थी मेरी बीवी को मेरी वाली, मैं नहीं था वहाँ पर आगे। और जब दूसरे दिन गया भी तो इतना शराब के नशे में तुल था कि साला मेरा वो ताल देख के मेरे सास ने बोला, बोले जवाई बोले तुम घर चले जाओ बोले। शराब ने इतना निचले लेवल पे ला चुका था मेरे को कि ये साला सिचुएशन को बदल दूं, ऐसी साला सिचुएशन ही नहीं बनती थी। मैं करना सब कुछ अच्छे से आता था यार। पर ये सारा ये जो मेरे साथ में जो बीमारी चल रही थी ना, ये बीमारी मेरे को कुछ अच्छा करने के लिए प्रवृत्त नहीं करती थी। जो भी कार्य होता था साला बुरा च होता था। और पहली डिलीवरी हो गई। ये बीमारी दिन ब दिन मेरे साथ में इतना भयंकर रूप लेती गई कि कई बार मैं मरते मरते बचा। पारिवारिक अस्त व्यस्तता, सामाजिक अस्त व्यस्तता, आर्थिक अस्त व्यस्तता, एक एक रुपये के लिए बीमारी ने मेरे को तरसा दिया। इस शराबखोरी ने जहां नहीं वहां अपमानित किया। जहाँ पे भी मैं अपने कार्यों को सिद्ध सफल करने की कोशिश करता था, वहां पे असफलता मेरे को मिलती थी। क्योंकि सफलता के प्रयास या प्रामाणिकपने नहीं होते थे ना, कैसे सफलता मिलेगी। उसमें हर बार बनावटीपना, झूठ फरेब षड्यंत्र, इस प्रकार के कार्य रहते थे मेरे वाले। इस प्रकार के स्वभाव के साथ में मैं कार्य करता था। तो आर्थिकता भी टूटती गई, सब क्षेत्र में धराशायी होते गया। जो छोटी सी किराना दुकान मेरे आई ने मेरे को डाल दिया था, वो किराना दुकान भी बंद हो गई। अब उसको ये क्या करेंगे बा करके वो मेरी बीवी ने वहाँ वो मेरे ससुराल के पास में गई, उनके मेरे सास को कान कान को लगी, मतलब उसके माँ के, और वहां से 15-20 हजार रुपए ला के उसने फिर से दुकानदारी चालू कर दी मेरी। अब तो भी ठीक से चलाएगा। पर साला मेरे जैसा बेवड़ा मानता कहाँ है, वो मानता च नहीं है जब तक कि वो उसका अंदर से स्वीकार भाव नहीं आता है। और मैं साला बाहरी दुनिया में यार सुख देखती रहा। हर समय में मुझे ऐसा लगता था कि शराब में ही सुख है। दूसरों को चीज दूसरे की चीजें में मुझे सुख दे नहीं सकती थी यार, ये अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है। तो दूसरों की कौन सी भी चीज, चाहे शराब रहो या किसी भी औरत हो या कुछ भी रहो, दूसरों की चीजें है ना मुझे सुख दे ही नहीं सकती। ये सत्यता है। जो मेरा है ना वही मुझे सुख दे सकता है। चाहे मेरी बीवी कैसी भी रहो, चाहे मेरे पास में 100 रुपए 200 रुपए भी रहो, लेकिन वो मेरे काम के है यार। लेकिन दूसरों की तरफ देखने का वो जो नजरिया था मेरा वाला,
वो एकदम निचले लेवल पे चला गया था। ये शराबखोरी तुम्हारे विचारों को, अच्छे विचारों को इतने निचले लेवल पे ला देती है कि तुम अच्छा बन के भी अच्छा नहीं बनना चाहते, बन ही नहीं सकते। और आखिरी के टाइम में तो इतनी अस्तव्यस्तता हो गई कि 8-8, 10-10 हजार रुपए की मैं हफ्ता भर में दारू पीता था। 4 लोगों को लेकर ले जाना बियर बार में, 8-8, 10-10 हजार रुपए बिल देना। आखिरी के टाइम में न्यूवर्ड शराब पीता था। एक बार जब मेरी साइकिल शुरू हो गई तो वो रुकती ही नहीं थी। वो रुकती कहाँ थी, जब तक कि मुझे दवाखाने में एडमिट नहीं कर देता कोई। उठना नहीं होता था मेरे से। 3-3 दिन पिन जाती थी मेरे को, पूरा ऐसा घामा जोकर हो जाता था। और वो घाम घाम की पपड़ियां बनती थी, उसको बोलते हम पिंच। तो पपड़ियां जमा हो जाती थी, बाथरूम तक के नहीं जाना होता था। बीबी की मदद लो या मेरी माँ की मदद लो, तब बाथरूम में जाता था। और बहुत सारा विल पावर इकट्ठा करके कसमे वादों का सिलसिला बोल के बड़े मुश्किल से 8-15 दिन में शराब से दूर रहता था। अब वो दवाखाना में, अच्छा वो दवाखाना में ले जाने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे मेरे को। तो आई वो 4 घर में घूम के आती थी, 200-400 रुपये जमा करती थी, ऑटो में मेरे को डालती थी, एकदम पूरी खराब अवस्था में मेरे को हॉस्पिटल में लेके जाती थी। और वहां पे सलाइन 2-4 वगैरह लगी, फिर मैं वापस आता। और डॉक्टर का भी कहना नहीं माना यार मैंने कभी। वो बार बार बोलता रहा मेरे को कि अशोक राव तुम्हाला भावत नाही, तुम्ही पीत नको जा। जिस व्यक्ति को बोतल का ढक्कन लगाना याद नहीं है, उस व्यक्ति ने शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन इन बातों को मैंने कभी माना ही नहीं। मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, किसी की कल्पना ही नहीं थी यार मेरे को। मैं तो, मेरी आई बोलती थी कि यार तू के ईश्वर वगैरह मानत नहीं करती, ईश्वर को मान, उसको प्रार्थना कर। लेकिन मैं साला ईश्वर को चुनौती देने वाला हूँ। और जो ईश्वर को चुनौती देता ना यार, वो बचता नहीं है। गनीमत है अल्कोहलिक एनोनिमस की कि सही समय पे मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गया। और वो ईश्वर ने मेरे को अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त कर लिया। अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है आपके कार्य अगर सीधे हाथ में है ना, तो सफलता आपके उल्टे हाथ में आ जाएगी। पूरी अस्त व्यस्तता आंखों के सामने होने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति मेरे को सुधार सकता है तो वो है मेरा ही खुद का, मेरा प्रतिबिंब। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को प्रतिबिंब बताया कि तू अपनी वो अस्त व्यस्तताओं को देख, जहाँ से तूने शराब की शुरुआत की, और वो शराब तेरे को कहाँ पे लेके गई। मेरा एक मित्र था ना, मित्रों, वो कहनी मेरे शराबी दिनों में कहनी ऐसा गाड़ी को हाथ देता था दोपहर के टाइम में। बड़ा बढ़िया दोस्त था मेरा वाला, बचपन का दोस्त, हम साथ में क्लास में थे। और आड़ा होके बोलता था मेरे को कि अशोक बोले सोच, बोले क्या बनना चाहता था और क्या बन गया भी बोले तू, बोले साला मेरे नजर का शाहरुख खान आज अमरीश पुरी बन गया बोले। और मैं उसको मुजूरी करके बोलता था, अबे साला अपन बोला संदीप बोला संजय दत्त है बोला, भाई नायक भी है बोला और खलनायक भी है बोला। मेरे को हर बार यार हर व्यक्ति समझाता था कि तेरा बाप भी वैसा ही है और तू भी वैसा। तेरी माँ ने कहाँ का सुख देखना चाहिए, यहाँ तक के बोलते थे यार मेरे रिलेटिव। कोई शादी ब्याह में मेरी बड़ी बहन वगैरह का नहीं, वो अगर मेरे को इसलिए बुलाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो शादी ब्याह का सर्वनाश न हो, सत्यानाश न हो। मैं तबाह करने वाला वो बम हूँ। हर शुभ मंगल कार्य को विध्वंस तरीके से बर्बाद करने वाला मैं चलता, मुझे जिंदा बम हूँ। एक शराबी होता है वैसा। और फिर अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, मेरा प्रतिबिंब इन लोगों ने कि वो गाली बड़ा अच्छा लिखता है कि अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर, आईना साफ मत कर। मेरा स्वभाव कैसा था, दूसरों की तरफ ज्यादा दिखता था, फलाना तथा है, ढिमका तथा है। लेकिन जब मैंने अपने आप को ढूंढने की कोशिश की ना, तब मेरे को लगा कि मेरे से बुरा कोई नहीं।
बुरा जो देखन मैं गयो, बुरा न मिलियो कोई। अपुन अपने आप में देखो, मुझसे बुरा न कोई। ये जो कबीर लिख रहा है ना, सही लिख रहा है। तेरे शराबखोरी की वजह से तेरे कितने सारे नुकसान हुए, ये तू देख। और वो जो शराबखोरी से हुए हुए नुकसान, मैं ये समझता था कि बाकी कारणों की वजह से हुए, मेरे बीवी की वजह से हुए, मेरे परिवार के लोगों की वजह से हुए। और वो आध्यात्मिक तरीके से जब वो शेयरिंग होती ना, उसमें मजा ही कुछ अलग है यार। अल्कोहलिक एनोनिमस के बन के सुन लो। मैं बोलता हूँ ना कि साला तुम रंग बन के आओ, राजा बन के जरूर निकालेगी अल्कोहलिक एनोनिमस। अल्कोहलिक एनोनिमस उस आध्यात्म की बात करती है। यहाँ पे आने की वजह से जो मैं इंसान बन जाता हूँ ना, वो इंसान तुझे अल्कोहलिक एनोनिमस बनाती है। ये पहली मीटिंग में मुझे भाकित हुआ इस बात। साला यहाँ पे जब वो ओल्ड टाइमर लोग, मेरे अपलाइन लोग, जब वो शेयरिंग कर रहे थे, तो कोई बनावटपना नहीं उनके अंदर में। जो साला अंदर है ना, वही बाहर पेश, और वही क्रिएटिविटी, वही उनके चेहरों पे प्रसन्नता। कोई किसी प्रकार का उदासीपन नहीं कि मैं ये बताती हूँ मेरे को कोई शर्म है। और जब कोई ये बातें मेरे को बता देता है ना, तब जाके मेरे को लगता है कि साला ये व्यक्ति कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। इफ वन कैन डू इट, देन वी कैन डू इट। सभी मेरे से जैसे ही थे, किसी के 19 थे, मेरे 20 थे। बहुत सारे अस्त व्यस्तता के अनुभव सुनने के बाद में जब मैंने अपने जीवन लेखनी को लिखना शुरू किया या देखना शुरू किया, तब मेरे को पता चला कि यार, मेरे जीवन में जो कुछ भी बखाड़ा खड़ा हुआ ना, मेरे जीवन में जो भी अननेगेटिविटी हुई है, तो ये सब हुई है ये शराब की वजह से। शराब के व्यतिरिक्त, मेरे विचारों के व्यतिरिक्त, मेरे स्वभाव दोषों के व्यतिरिक्त इसका दूसरा कोई रीजन नहीं है। और फिर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में रुक गया। मेरा पहला कदम बोलता है मेरे को कि शराब के सामने तू हतबल है, और इस शराब ने तेरा सर्वनाश कर दिया। एकदम करेक्ट बात है। मैं जब जब भी सीमित मात्रा में शराब पीने की कोशिश किया, उसको आगोश में लेने की कोशिश किया, उसने पूरा मेरा जीवन अपने आगोश में ले लिया। हम वो इमेज भी देखते ना कि एक बोतल के अंदर में एक काला नाग सांप रहता है, और वो अजगर पूरे परिवार को निगल रहा है। वो है शराब देश की बीमारी। मुझे नहीं निगल रहा है, मेरे साथ साथ में मेरी माँ को निगल रहा है, मेरी बीवी को निगल रहा है, और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों को निगल रहा है। इससे बड़ी क्या अस्त व्यस्तता हो सकती है यार, कि अपनी आंखों के सामने पूरे परिवार का मरण, वो मेरे शराब के वो अजगर, वो जो इमेज जो बनाई है हमारे इसमें पहले कदम की, वो अजगर पूरा निगल रहा है, और मैं निकालने के लिए छटपटा रहा हूँ। और इस बार अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आप ये यार सोच के देखो कि कोई व्यक्ति शराब छोड़ने की बड़ी उसकी इच्छा है, लेकिन वो शराब की वजह दूर इसलिए नहीं हो पाता ना यार, क्योंकि उसको वो जो चाहिए ना, वो अंदर से उसकी तैयारी नहीं होती। और मैं ये समझता हूँ कि साला ये बेवकूफ को समझता नहीं है। जब तक कि कोई व्यक्ति अंदर से तैयार नहीं होगा ना, तब तक कि वो शराब से दूर हो ही नहीं सकता। अल्कोहलिक एनोनिमस वो शक्तियों को मेरे को जागरूक कर देती है जो मुझे चाहिए, क्योंकि अब मेरी वाली पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। मैं सबसे शरणागति पथ कर चुका था। मैं ये चाहता था कि कुछ भी हो जाए यार, एक मार दो टुकड़े हो जाए, मेरे को मदद मिल जाए, और उसी समय पे वही केंद्र बिंदु पे, उसी पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को ईश्वर ने अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज दिया, और मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में भेजा। मैं विशेष रूप से परिवार का इसलिए शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने सही समय पे मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ में बने रहे यार वो लोग। उन लोगों ने मेरे को अपनी अस्त व्यस्तता शराब की दिखाने के लिए मेरे को उस जटिल परिस्थिति में मैं भी मेरे को व्यसन मुक्ति केंद्र में डाला, कि जब उस समय में मेरे पास में खाने की भी वांदे थे। यहाँ तक कि 2 व्हीलर बाइक में मेरे पेट्रोल के लाले पड़े हुए थे, लेकिन शराब का जुगाड़ मैं कर लेता था। ऐसी सिचुएशन में 50,000 रुपए वहां पे व्यसन मुक्ति केंद्र में डाले उन्होंने,
कहाँ से मैनेज किए होंगे? मेरे जो बच्चे सीबीएसई पैटर्न में पढ़ने वाले थे, मेरे व्यसन मुक्ति केंद्र में जाने की वजह से वो दोनों बच्चे सीबीएसई पैटर्न में से जिला परिषद स्कूल में आ गए। इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। और मैं बोल रहा था कि साला वो देखो मेरे बच्चे, मैंने किया क्या है अपने परिवार के लिए? अपनी शराबखोरी में अपनी बीवी को एक पेटीकोट नहीं ले पाया साला मैं अशोक। बड़ा बड़ी ढींगे मार रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, आज शेयरिंग कर रहा हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ। अपनी बीवी को एक पेटीकोट नहीं ले पाया। उसके जीवन में इतनी दहशत रही शराबखोरी की वजह से कि उसने कभी बोला नहीं कि सुजल के पापा मेरा एक ही पेटीकोट है, वो भी फटे सामान हो गया था, तेरे को 100 रुपए दो, मेरे को दूसरा पेटीकोट लेना है। वो डर इतने गए थे मेरे घर के लोग कि साला मेरे जैसे बेवड़े को 100 रुपए मांगे तो एक झापड़ अगर बैठी तो 100 बार कान बजेगा। वही पेटीकोट वो सैटरडे के दिन धो के डाला करती थी रात के समय में, विदाउट पेटीकोट सोया करती थी, दूसरे दिन वही पेटीकोट सूखने के बाद में पहना करती थी। इससे बड़ी क्या अस्त व्यस्तता हो सकती मेरे जीवन की कि वो मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में भी मेरा बच्चा आज भी मेरे को अस्त व्यस्तता बताते रहता है। जब मैं उसको मार्केट में लेके जाता हूँ गाड़ी पे बैठ के, तो मेरे दोनों बच्चे बोलते हैं पापा जी हमको ये स्कूल में से आपसे क्यों निकाला? क्या वो टाइम, वो मैनेजमेंट आज जो मेरे हाथ से चला गया है, जिस समय में मैं उनकी सही मैन्युफैक्चरिंग करने वाला था, आज का मैं कर पाया हूँ? आज भी वो अस्त व्यस्तता मेरे आंखों के सामने है। आज वो मेरे को आत्मग्लानि आती है कि यार अशोक, जो तेरे शराबखोरी की वजह से हुआ है, इन लोगों का क्या दोष था यार? आज तेरे को ईश्वर ने सात्विकता दी है, लेकिन उस समय में अगर तू सही धर्रे पे अगर रुक जाता था, तेरे पास में थे यार होके, तूने कभी अपने जिम्मेदारी को समझा ही नहीं साले। हर वो चीजों के पीछे भागते गया जिससे तेरे को ग्लैंडोसिटी मिलती, तेरा बड़प्पन का भाव मिले, तेरे पे कोई पीठ पे हाथ घुमाए, वो धंधे तू करते गया जिससे तेरे वाली नामुश्किल हुई। हाँ, आने किसी व्यक्ति ने तेरे को शराबखोरी के इलाज के लिए किसी को जा बोला तो वहां पे तेरे को साला शर्म आ रहा था। क्यों शर्म आ रहा था? पीते समय तू गिरा पड़ा, कैनल में कई बार साला हुआ एक्सीडेंट, मरते मरते मैं बचा। मैं बचा इसलिए रहा ना दोस्तों, क्योंकि मैं ऊपर इसलिए था वो शराबखोरी में भी, क्योंकि साला मेरे ऊपर कोई था यार, वो था वो परमेश्वर। और जब वो ऊपर रहता है ना तो नीचे वाला कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन उस परमेश्वर का हाथ पकड़ रहा था कि मैं तो रात दिन खुले आम किसी के साथ में भी पंगे ले रहा था। कई बार ऐसा होता था कि दारू पीने की वजह से वो बार में लफड़े करता था मैं, और वो लफड़े मेरे घर तक के आते थे तो मेरे माँ को रोना आता था। रात रात भर सोती नहीं थी वो। रात के 3 बजे उठ के बाथरूम के लिए उठता था। मेरी बीवी वो सोफे पे सोई रहती थी। अब वो दारू का कोहरा मेरा चट्टा था, उसकी तरफ मेरा ध्यान जाता था, तो जैसे उसकी तरफ ध्यान जाता था वो उसको चमाट मारता था एक रफ से। वो रफ से उठ के बैठती थी, क्यों मेरे को माला कह के ऐसा अचरज निगाह से मेरे तरफ देखती थी। और मैं उसको इशारे से बोलता था चल साला बिस्तर गरम कर। वो भी उठते रात में बिचारी काय या बेवड्यासाठी तमाशा करायचा, उठते रात में वो मेरे साथ में आ जाया करती थी बेडरूम में, और मैं उसका साला लिटरली रेप करता था। इससे बड़ी क्या अस्त व्यस्तता हो सकती मेरे जीवन की कि मेरे माँ ने जो मुझे 9 महीने 9 दिन पाला, जो मैंने अपनी संघर्षमय जीवन की गाथा बताई कि मेरा जीवित होना वो माऊली की कृपा है, उस माँ को अड़कित्ता पीट के मारा मैं। इससे बड़ी क्या अस्त व्यस्तता हो सकती है? रात के 1:30 बजे उठ के बिना चप्पल से, बिना गाड़ी से सुसाट निकला हूँ दारू की पूर्तता करने के लिए रेलवे स्टेशन से, तो वो मेरी माऊली मेरे पीछे पहरा देती थी। और पीछे आके वो चिल्लाती हुई बोल रही थी, अशोक मत जाए रे उते, मर जाएगा रे तू रे, आजा रे बापू वापिस। कितनी व्याकुलता रहती थी उसकी आवाज में। कभी सोचा उसके बारे में मैंने? कभी अपने बच्चों का एजुकेशन अपने हाथ से खत्म करने वाला आदमी मैं। कभी अपने बीवी की खुशियों को कभी जाना मैंने कि मेरी बीवी कहाँ पे खुश हो सकती है? मेरे आई की अभी संघर्ष का बेमिसाल उदाहरण देने की मैं बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से उसने अपने अपने अनुभव मेरे साथ में शेयर किए, क्या उसके अनुभव की मैंने ममता समझी, मार्मिकता समझा, उसने का अर्थ समझा? मैंने नहीं समझा। मैं तो उड़ते रहा, और तब तक ये उड़ा
जब तक कि किसी ने मेरे अहंकार के पर नहीं काट दिए। और जब वो पर कटे ना यार व्यसन मुक्ति केंद्र में, तो फड़फड़ाते हुए वो मैं नीचे गिरा। और जब मैं नीचे गिर जाता हूँ तो मेरे उठने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अहंकारी रूपी पर अगर मेरे जैसे शराबी के टूट गए तो फिर मेरे को उठाने के लिए कोई ना कोई अल्कोहलिक एनोनिमस का मदद कर देता है या परिवार का सदस्य मदद कर देता है। व्यसन मुक्ति केंद्र में 3 महीने एडमिट रहा। मेरे को आज भी मालूम है कि मेरे अहंकार को खच्चीकरण करने वाली वो पहली झापड़ वो वार्डन ने मारा। जब मैं उसको बोल रहा था कि मैं साला इधर रुकेगा नहीं, तुम्हारे बाप का कायदा है क्या ये, तब उसने वो फड़फड़ा के मेरे कान के ऊपर मारा था। और तब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ था कि साले तू बड़ा नहीं है बे, तू तो चिल्लर है। उस व्यक्ति ने एक झापड़ में मेरा पूरा अहंकार, डिनाइल मेरे आंखों के सामने वो काज भी चमका दिया था। वो कुछ कुछ चीजें जो मेरे साथ में हुई है ना, जो मेरे को पसंद नहीं थी मेरे शराबखोरी के इलाज के लिए, वो चीजों ने आज मुझे सुधार के रख दिया है। मैं पूर्णतः सुधर नहीं सकता हूँ, लेकिन जितना भी सुधार हुआ है ना मेरे जीवन में बहुमूल्य है। और उसका श्रेय जो है ना पूरा अल्कोहलिक एनोनिमस को जाता है। कोई व्यक्ती इतनी निचले लेवल की धराशायी अनुभव मी किती वाईट आहो आणि त्या वाईटातून मी कसा चांगला झालो, कि बताने वाले व्यक्ति आपको समाज में नहीं मिलेगी। मैंने तो पहले ही बोला कि दुनिया की रूहानी ताकतें आपका सब कुछ छीन लेगी, लेकिन आपको यहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस का एक अनुभवी सदस्य शेयर करते समय अपने फील और अपने इमोशन को क्रिएट करते हुए आपको शराब से दूर रख देता है। ये चमत्कारिक और अचरज संस्कृतिपूर्ण परंपरा निर्मित कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में मैं जब आ गया तो यार वो वहां पे जो शेयरिंग हुई ना, वो स्किल होता है कि एक आदमी यहाँ से शेयर कर रहा है और दूसरा उस स्किल को पकड़ लेता है, और उस स्किल को पकड़ने के बाद में वो स्किल पे अपने शरीर को ढालता है, वो कृतियां करता है, और फिर वो देखता है कि एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हो गया। जो असंभव चीज लग रही थी मेरे को कि मैं वो कर ही नहीं पाऊंगा यार, शराब मेरे से दूर होंगी नहीं, मैं ऐसे ही पीते पीते मरूंगा। ना मेरे को लगता था, ना मेरे परिवार को लोगों को लगता था, ना मेरे वेल विशर को लगता था। एकदम सहज साध्य हो गया, कीप इट सिंपल तरीके से। बस आप अल्कोहलिक एनोनिमस में आ जाओ, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस बन के अपने बन के बैठो। मेरा क्या होता था, मैं आता तो था शराब का इलाज करने के लिए बहुत सी जगहों पे, लेकिन उनकी सुनता नहीं था, क्योंकि मेरे मत्थे नहीं पड़ता था वो। यहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती थी कि इस प्रकार का करो। मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस की सुनी, इसलिए मेरा फायदा हुआ। अगर मैं किसी की शब्द का इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि वो चाबी है यार, और वो चाबी मेरे हाथ में अगर आ गई ना, तो वो शराब की दूरी के साथ साथ में मेरे को बाकी के जीवन में भी सुधार सकती है। एक एक अस्त व्यस्तता जब वो शेयर हो जाती है, आज नवागत भी कोई आता ना, वो बताता है कि शराब पी के मैंने इतना टांगड़ू किया रे, तो आज भी वो अस्त व्यस्तता को मेरे को याद रखना पड़ता। जिस दिन मैं गुलाबी बादलों की सैर करने निकल पड़ूंगा ना, तो समझ जाना तू अपनी पुरानी अस्त व्यस्तताओं को भूल रहा है। हर वो स्लोगन मेरे को बताना चाहता है कि ज्यादा चपर चपर करने से अच्छा है कि कान लगा के सुन ले, क्योंकि जब तू सुनेगा ना तभी तेरे जीवन में कुछ ना कुछ उद्धार हुए। जिसने साला किसी की सुना नहीं उसका सर्वनाश हुआ। दुर्योधन ने नहीं सुना किसी की, पूरा कुल समेत तबाह हुआ। लेकिन ये बंदे ने, एक व्यक्ति ने, मेरे जैसे व्यक्ति ने अल्कोहलिक एनोनिमस की सुन ली और अपने जीवन को सफल, मतलब शराब के साथ में मैं इतना बोल सकता हूँ कि एक दिन के आधार पर मैं शराब से दूर हूँ। और जितना भी मैं हूं ना आज सफल, उसका श्रेय पूरा अल्कोहलिक एनोनिमस में जाता है। मैं सफल नहीं हूँ, लेकिन सबसे बड़ी सफलता मेरी वाली ये है कि मैं आज शराब नहीं पिया हूँ। इससे बड़ी सफलता अल्कोहलिक एनोनिमस दे सकती है ऐसा लिखित दावा भी नहीं कर सकती है। लेकिन आप अगर अल्कोहलिक एनोनिमस दिखाए गए रास्तों पे चलते हो तो लिखित दावा करती है अल्कोहलिक एनोनिमस कि आप शराब से दूर होकर एक अच्छा जीवन जीवोगे। एक आखिरी में मेरा समय भी खत्म हो चुका है, एक स्टोरी सुनाता हूँ।
क्योंकि विचार कैसे रहते हैं इंसान के, और विचार आदमी को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। इससे है कि आदमी अगर सोचे ना, अच्छा विचार करे तो अच्छा इंसान बन जाता है। बुरा विचार करेगा तो वो बुरे विचार की उसको वही डेवलप करेगी, बुरा ही इंसान बनेगा। जैसे एक बार कोई चीज को मैं 10 बार रिटेन कर लेता हूँ तो वो शायद झूठ भी रहेंगी, तो मेरे को लगता है कि 11वीं बार अगर मैं उसको एक्सप्लेन करेगा तो वो चीज सत्यता होगी, उसको मैं प्रूव भी कर देगा। तो 6 दोस्त रहते, वो जंगल के रास्ते से जाते रहते, और जंगल के रास्ते से जाते जाते पहला दोस्त बोलता है कि यार मुझे बहुत भूख लगी, मुझे बहुत भूख लगी, और सामने रहता आम का पेड़। दूसरा दोस्त बोलता है तेरे को, अच्छा तेरे को भूख लगी है क्या, ला 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 दे इधर कुराडी, मैं अभी इस पेड़ को पटक देता हूँ, तो जी भर के आम खा ले। देखो विचार कैसा है। पहला व्यक्ति बोल रहा है, पहला दोस्त ये बोल रहा है कि मुझे भूख लगी है, और दूसरा दोस्त क्या बोल रहा है, ला इधर कुराड, मैं पूरे पेड़ को काट देता हूँ। मेरे शराबी दिनों में भी ऐसा होता था। किसी ने मेरे को एक झापड़ मारा क्या, मार साले को एक झापड़, फोड़ फोड़ साले की दोनों आंखें फोड़, वाद विवाद में। यानी सबसे उग्र विचार। उसमें का जो तीसरा दोस्त रहता है वो क्या बोलता है, नहीं रे, पेड़ मत तोड़े पूरा, उसकी शाखा तोड़ ले, शाखा तोड़ ले। दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा, वो जो पहले जो लाल भड़क मेरा विचार था उग्र, अब वो थोड़ा सा केसरी हुआ, लेकिन लगा तो है वो तोड़ने में। दोनों आंख मत फोड़े हुए उसकी, एक फोड़ डाल। पहला बोल रहा है पटक देता हूँ पूरा पेड़ तोड़ के, दूसरा बोल रहा है शाखाएं तोड़ ले। तीसरा व्यक्ति क्या बोलता है, नहीं बे शाखा मत तोड़े, टहनियां तोड़ ले, टहनियां तोड़ ले, खा ले। अब थोड़ा सा नारंगी हो रहा है। चौथा व्यक्ति क्या बोलता है, अरे टहनियां मत तोड़े, नुकसान हो जाएगा ज्यादा, टहनियां मत तोड़े, गुच्छे तोड़ ले, गुच्छे तोड़ ले। अब वो पांचवा व्यक्ति वहां पे सुन रहा है, वही भी उसका दोस्त है, वो पांचवा व्यक्ति क्या बोलता है, गुच्छे भी मत तोड़े, वो गुच्छों में के पके पके तोड़ ले। यानी विचार देखो कहाँ कहाँ, नम्रता, ह्यूमिलिटी, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा पेशेंस, सहन शक्ति। और फिर सबसे छठवा व्यक्ति क्या बोल रहा है, अरे मूर्खो बोले, क्या तोड़ने ताड़ने और फोड़ने फाड़ने में लगे हो बोले, अबे सालों नीचे देखो बोले, नीचे देखो बोले, ये पके पके आम पड़े हैं बोले, ये बीन के खा लो बोले। तो वो सबसे सफल विचार छठवा, कि वो बोल रहा था कि साले तोड़ने ताड़ने में लगे रहूंगा कि तू माफ करो लोगों को गले लगाओ, और नीचे आम पड़े वो खा लो। वो नीचे पड़ा हुआ आम का विचार वो छठवें आदमी को आया। तो मेरे को आज वो प्रक्रिया में रहना चाहिए कि वो मैं पहला था कि सालों को ला कुराडी तोड़ वो पूरा आम, फिर दूसरा कैसे मैं बना, शाखाएं तोड़ ले। तीसरा विचार क्या आया मेरे मन में, शाखाएं नहीं दे, टहनी तोड़ ले। फिर चौथा विचार, गुच्छे तोड़ ले। पांचवा विचार, गुच्छे में से पके आम तोड़ ले। और छठवा क्या बोल रहा है, नीचे पड़े हैं, माफ कर दे गले लगाने। तो ये सब अल्कोहलिक एनोनिमस में आपको दिन ब दिन, एक एक दिन के आधार पे आपकी प्रोसेस होती है। और मेरे को लगता है कि मेरा समय समाप्त हो गया है। आप लोगों ने सभी शांतिपूर्ण सुना, आप लोगों का धन्यवाद।